डन, थैंक यू वेरी मच। तो ये पहला क्लास है, एज अ इंट्रोडक्शन होगा कि किस तरीके से इंग्लिश वाला सेक्शन आपसे पूछेगा। सिलेबस क्या है हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस क्या है, ग्रामर क्या होता है और फंक्शनल ग्रामर क्या होता है, उनमें अंतर कैसे होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। जैसे जिस क्लास में हैं आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन पढ़ना आपको एकेडमिक में जाके है। चीज़ें कैसे चलती हैं, आप फिलहाल में एकेडमिक में हो, लेकिन आपने यहाँ एक कंपटीशन देना है। कंपटीशन एंट्री लेने के लिए, फिर जैसे ये कंपटीशन पास कर जाओगे तो फिर आप एकेडमिक में आ जाओगे, फिर आप एकेडमिक की तैयारी शुरू कर दोगे। सर ये मार्कर प्लीज थोड़ा सा उसमें दिखाई नहीं दे रहा, जो बच्चे लाइव हैं उनको इशू होगा तो तुरंत जज कर लेंगे मुझे वो। तो एकेडमिक से आप कंपटीशन की तैयारी करके फिर आपको एकेडमिक में ही पढ़ाई करनी है। तो कंपटीशन और एकेडमिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो कैसे होता है, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं वो आपको समझ में आएंगी। मुझे मार्कर प्लीज, मैं नहीं, थोड़ा सा और किसी नीचे से आप उठा लो ना तुरंत। सिलेबस पता है आप लोगों को, सिलेबस पता है सिलेबस क्या पूछने वाला है सीयूईटी में? ठीक, हम पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस को हम लोग टैकल कर लेंगे। ओके, आपसे सिलेबस में पहली चीज पूछेगा वो ग्रामर, कि ग्रामर क्या होता है और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाएंगे और किस तरीके के वो क्वेश्चंस होंगे। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो कॉमन एरर का पूछेगा, सेंटेंस देगा और सेंटेंस में कुछ गलतियां होंगी, उन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा चीज जो आपसे पूछेगा, आप सेंटेंस को इम्प्रूव करो, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। कुछ क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब की जगह पे कुछ और ही चीज होगा, प्रीपोजिशन होगा, एडवर्ब होगा, और उसको आपको सिस्टमेटिक तरीके में रखना है। दूसरी चीज ये यहाँ से आपसे पूछ सकता है। और तीसरा फिलअप्स, फिलअप्स में या तो कंजंक्शन या फिर प्रीपोजिशन आपको फिल करना है, कि किस तरीके से इसको सेट करेंगे तो सेंटेंस जो मैं कहना चाहता हूँ वही उसका मतलब निकल के आए। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर एक मेहमान आता है, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा कॉमन एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से। मेहमान आया और आपने अपने भाई से ये कहा कि मेहमान को काट कर अमरूद खिलाओ, मेहमान साहब भाग जाएंगे, क्योंकि आपने जो सेंटेंस का जो तरीका होता है, जो प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो नहीं किया। आपने ये बोलना चाहिए था कि अमरूद को काट के मेहमान साहब को खिलाओ। तो यहाँ से इस तरीके से सवाल बनता है ग्रामर वाले पोर्शन से। दूसरा होगा, आपसे पूछेगा वोकैबुलरी, जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वर्ड होंगे और उस वर्ड से आपसे पूछेगा। ये किस तरीके से टैकल करना है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग जानेंगे। तीसरा जो होगा वो होगा कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन। और अगर आप मुझसे पूछो एज अ टीचर कि सर इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनके बेसिस पे आप कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिलअप्स के क्वेश्चंस करोगे। और जो हम लोग ग्रामर पढ़ने वाले हैं वो ग्रामर नहीं होगा। एक होता है ग्रामर और दूसरा होता है फंक्शनल ग्रामर। अब चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ से, अब मैंने सीयूईटी के लिहाज से पढ़ाना शुरू कर दिया। पहला होता है ग्रामर और दूसरा होता है फंक्शनल ग्रामर। आपसे ग्रामर नहीं पूछेगा, कंपटीशन में आपसे जनरल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं।
आप तमाम सारे बच्चों में आप चाहते हो कि फला कॉलेज मुझे मिले, तो आपके अंदर उस तरह की काबिलियत होनी चाहिए कि जिसके बेसिस पे मैं आपको वही कॉलेज दूं जो आप चाहते हो। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 55 से लेके 12वीं तक आप लोग ग्रामर पढ़े होगे। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर, ये पेन जिससे मैं लिख रहा हूँ क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन या फिर आर्टिकल। ये क्या है? ये पेन। नाउन। ये पेन क्या है? बच्चे लाइव भी हैं। जो लोग लाइव देख रहे हो, मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये पेन क्या है? आपको समझ में आएगा कि ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर में अंतर क्या होता है। बताइए आप लोग। ठीक, वेरी गुड। आप सर? आप सर? और जो लोग लाइव देख रहे हैं उन लोगों का क्या आंसर आया? हाँ, नाउन। और कमेंट खोल लो ना आप। सबने नाउन बोला? एक ही जन ने बोला है। ये अच्छे से दिख रहा है उसमें, ये जो चीज़ मैं लिखा हूँ दिख रहा है। ये नाउन। जो लोग लाइव देख रहे हैं उन्होंने भी नाउन बोला, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तब अम्मा का मेरे कॉल आता है तो ये किस तरीके से किसी भी वर्ड को एक फंक्शन के हिसाब से किस तरीके से चेक किया जाता है और कंपटीशन में किस तरीके से क्वेश्चंस बनाया जाता है, ये आपको समझ में आएगा। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ और मैंने कहा आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है। सब्जेक्ट, पोजेशन, अ पेन, नाउन। दूसरा, आई हैव अ पेन फ्रेंड। आई हैव अ पेन फ्रेंड, वो दोस्त जिसके साथ मैं रातों को चिट चैट करता हूं, वो आप जानो कौन सा आपका दोस्त है। ठीक। सब्जेक्ट, पोजेशन, आर्टिकल, ये है फ्रेंड, ये है नाउन। ग्रामर के हिसाब से नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव टेल्स क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो जो पेन यहाँ पे नाउन था, यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तीसरा सेंटेंस, आई पेन अ पोयम। मैं एक कविता लिखता हूँ। आई पेन अ पोयम, आई पेन अ लव स्टोरी, आई पेन अ स्पीच। समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो पेन है ये वर्ब का काम कर रहा है। तो यही बेसिक डिफरेंस है ग्रामर में और फंक्शनल ग्रामर में। ग्रामर के अकॉर्डिंग आपने बोला कि सर ये जो पेन है नाउन है, लेकिन फंक्शनल ग्रामर में आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो वो डिसाइड करेगा कि वो चीज़ क्या है। अब अगली बात यह है कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसमें क्या होता है कि आपसे ग्रामर नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा फंक्शनल ग्रामर क्या होता है, और फंक्शनल ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस बना के देगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ओके। सर पेन मंगवा दो अब, और दूसरा कलर हो, कोई भी रेड हो, ब्लैक के अलावा। ब्लैक ही आया, चल ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो मैं कलर का इस्तेमाल काफ़ी करता हूँ। तो अब सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। मैंने बता दिया कि ग्रामर में किस तरीके से सवाल आपसे पूछेगा, ओकैब में किस तरीके से सवाल पूछेगा, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। तो अभी सिर्फ हमने ग्रामर वाला पोर्शन देखा है। दूसरा है ओकैब। अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ये ब्रॉडर एस्पेक्ट है, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मैं अगले आपके कंपटीशन तक पढ़ा रहा हूँ, हमारा और आपका जो तालमेल है ठीक से मैच कर रहा है कि नहीं। क्योंकि टीचिंग इज़ एन आर्ट। जब मैं पढ़ाना शुरू किया था तो मुझसे ये कहा गया था कि इमरान टीचिंग इज़ एन आर्ट। जब मैं 2 मेंस लिख लिया, यूपीएससी की मैं तैयारी करता था, मेरा 2 मेंस हुआ, तीसरा में मेरा प्री भी नहीं निकला, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब पढ़ाते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, तो जो मेरे टीचर थे उन्होंने कहा कि ये बात हमेशा याद रखना कि टीचिंग इज़ एन आर्ट,
स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कभी कभी आपको उनके सामने डांस करना पड़ता है, गुलाटी मारनी पड़ती है समझाने के लिए। तो आप स्टूडेंट हो, कभी मैं भी वहाँ बैठा था, आज मैं यहाँ हूँ। तो पढ़ाने के लिए हमारा और आपका तालमेल मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी क्या है, हम लोग ब्रॉडर एस्पेक्ट से चीज़ों को समझ रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, पहला था ग्रामर का हिसाब किताब किस तरीके से होगा। दूसरा ओकेबलरी। ओकेबलरी आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे ग्रामर में आप दिमाग लगा सकते हो, नाउन को जैसे पकड़ा, लेकिन फंक्शनल ग्रामर आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके साथ ये इशू है ओकैब के साथ कि आपको ओकैब जो पढ़ना है, हालांकि मैं ओकैब आपको पढ़ाऊंगा, आपको बल्क में ओकैब पढ़ना है, एक साथ एक एक नहीं, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल लेवल पे नहीं पढ़ना है, बल्क में पढ़ना है। तो किस तरीके से एक किसी पर्टिकुलर वर्ड से तकरीबन 20-25 आप वर्ड सीख जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये सुना है आपने साइड, लेकिन आप ये जरूर सुने होंगे, है ना, साइड का मतलब होता है हत्या, स्यू का मतलब होता है या तो ये लैटिन है या फिर ग्रीक है, मुझे इससे मतलब नहीं है, आप भी मतलब मत रखना। लेकिन साइड का क्या मतलब होता है, हत्या। स्यू का मतलब होता है सेल्फ, खुद की हत्या करने वाले को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सुसाइड। इसी साइड से बनता है मेट्रीसाइड, जो माँ की हत्या कर दे। मेट्री का मतलब होता है माँ और साइड का मतलब हत्या। दूसरा है पेरिसाइड। पेरी का मतलब होता है पेरेंट्स, जो पेरेंट्स की हत्या कर दे उसको क्या बोलते हैं, पेरिसाइड। ये जरूर आप सुने होंगे। वर्म से आया है वर्मिसाइड। वर्म का मतलब कीटाणु, कीटाणु की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं, वर्मिसाइड। फ्रेट्रीसाइड, फ्रेटर्निटी से शब्द आया है क्या, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, बंधुता, जो भाई की हत्या कर दे उसे क्या बोलते हैं, फ्रेट्रीसाइड। तो अगली जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ओकैब, कि किस तरीके से उसे हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और इसे सीखने में कई लोगों को कई हज़ार साल लग जाता है। जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, अब ये बात कहीं लिख दी गई कि मैं आपका टीचर हूँ, जब तक मैं अब जिंदा रहूँगा और ये दुनिया रहेगी तब तक के लिए ये बात तय हो गया कि मैंने आपको 10 मिनट ही पढ़ाया, लेकिन पढ़ाया मैं आपका टीचर हूँ। तो एज अ टीचर के तौर पे जो मैंने अपने नोट्स को डेवलप किया है, वो बढ़िया से बढ़िया आपको तरीके से मैं आपको दूं, कि उससे क्या हो जाए, आपका भला हो जाए, कि अगर हमारा इन फ्यूचर आमना सामना हो तो मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो कि थोड़ा सा और अपडेट करके अगर मैं नोट्स दे देता, क्योंकि ये मेरे रिस्पेक्ट की बात आ जाती है। तो जो मैं आपको नोट्स और जो चीज़ें मैं आपको दूंगा वो मोर देन इनफ होगा आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ये जो चीज़ है कॉम्प्रहेंसन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, जैसे ये एक पेज है, यहाँ पे कोई कहानी लिखी है, आप यहाँ से पढ़ते हुए आते हो, यहाँ जब आते हो तो यहाँ क्या लिखा था आप भूल गए, आपका दिमाग कॉम्प्रहेंड ही नहीं कर पाया, और नीचे आपको 5 सवाल मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और आपको वो जवाब देना है। अब जब आप यहाँ नीचे पहुँचते हो तो आप भूल गए, और इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। इसको सिखाया नहीं जाता, इसको डेवलप करना पड़ता है, रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ती है, इसका एक प्रोसेस है। वो ग्रामर का थोड़ा पोर्शन खत्म होगा तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। अब जो है मेन सिलेबस पे अब हम लोग फोकस करने वाले हैं। अगर कोई आप लोगों का डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी, जब तक मैं ये मिटा रहा हूँ। सर थोड़ा सा और पानी बोल दीजिए, शुरू करें। ओके,
कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके कैरेक्टर को जान लेते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप एक मूवी देखते हो तो कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है। इसी तरीके से जो हमारा इंग्लिश का सिलेबस है उसमें सबसे पहले जो ग्रामर है, ग्रामर में ग्रामर क्या होता है, ग्रामर का रोल क्या है, ग्रामर का डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स, बस इतना ही आपको जानना है। ग्रामर क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके बेसिस पे आप चीज़ों को सेट करते हो और जो बात आप कहना चाहते हो वही बात वो छोटा बच्चा समझे जो आपके पास रोते हुए आता है और कहता है कि मुझे दूध पीना है। तो आप अपने घर में हेल्पर से ये बोलते हो कि बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, तो बच्चा डर जाता है, अरे बाप ये क्या बोल रहा है। तो बच्चा आपको समझाता है कि नहीं, बच्चे को उबाल कर नहीं, दूध को उबाल कर बच्चे को पिलाना था। तो इसमें क्या होता है? सेट ऑफ रूल होता है। अब कोई भी जब आप भाषा बोलते हो तो उसमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। भाषा और लैंग्वेज एक दूसरे से जुड़ा होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज? वेरी गुड, वेरी गुड, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू which we explain our ideas, emotions and feelings। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये लेते जाइए। क्या होता है लैंग्वेज? क्या होता है? लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्लेन आवर आइडियाज, इमोशंस और फीलिंग्स। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को एक जन से दूसरे जन तक पहुंचाते हैं। पहुंचाने का जो तरीका होता है, पहला है लिसनिंग, दूसरा रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। इन माध्यम से एक आदमी अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाता है। सब ठीक है? इफ यू फील अनकंफर्टेबल प्लीज डिस्कस विथ मी, आई विल रिजॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज, अ लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्लेन आवर आइडियाज, इमोशन, फीलिंग एटसेट्रा। अब जैसे मैं एक भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा भाषा अभी फिलहाल के लिए क्या है? बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी, एक साथ दो भाषा बोलने वाले आदमी को बोलते हैं क्या? बाइलिंगुअल। और कोई भी जब आप भाषा बोलते हो तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसा ही इंग्लिश के साथ है कि इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, और जब अंग्रेजी भाषा को बोलते हो तो साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये साउंड प्रोड्यूस होगा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के बेसिस पे। इसी अल्फ़ाबेट को आप लेटर्स भी बोलते हो। बचपन में टीचर्स मार मार के याद कराता था, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, वही वाला लेटर है या फिर अल्फ़ाबेट्स है। इनकी जो संख्या होती है वो 26 होती है। कितनी? 26। लेकिन इनको दो हिस्सों में बांट के पढ़ाया जाता है। पहला होता है वावेल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट्स। वावेल की संख्या होती है 5, ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट्स बचे हुए। मैं लिख देता हूं रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है जो बच गया, कॉन्सोनेंट इन 5 के अलावा। अब जब ये बोलोगे तो बोलने पे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वावेल को बोलते टाइम 20 तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है, 20 तरह से साउंड प्रोड्यूस होगा। कॉन्सोनेंट्स को बोलते टाइम 24 टाइप से साउंड प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा नाम है इमरान। क्या नाम है मेरा? इमरान। ओ हाशमी वाला नहीं, अहमद वाला, इमरान।
इस आई से मैंने लिखा लाइक, लाइक कर, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे लोग बोलते हैं ना। दूसरा मैंने लिखा सर्कल, और तीसरा मैं एक वर्ड लिखता हूं हिट, पसंद करना, गोला और मारना। यहां है आई, यहां पे ये जो आई है इस लाइक में आई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इस सर्कल में ओ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है सर्कल, और इस हिट में ई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरीके से ये 20 तरह से साउंड प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये सी, कभी कभी ये क का साउंड प्रोड्यूस करता है और कभी कभी स का, और इसमें अगर एक एच जोड़ दिया जाता है तो ये च हो जाता है। तो इस तरीके से इनमें कितने साउंड बनते हैं? 24, और टोटल मिलके कितने हो गए? 44। वेरी गुड, 44 हो गए। अब ये अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है इंग्लिश का। अगर अभी तक कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, मैं यहाँ पे आपके डाउट्स को क्या कर दूंगा, रिजॉल्व कर दूंगा। क्योंकि वही बात फिर से आ जाएगी कि हमारा और आपका तालमेल मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मेरी एज पता नहीं चलती है, कोई नहीं कहेगा कि मैं 34 ईयर्स का हूँ, मैं लग रहा हूँ 34 ईयर का, भाई साहब लग रहा हूँ, लेकिन मैं 34 साल का हूँ। ऊपर वाले का शुक्र है कि बाल वाल नहीं पका, पेट वेट बाहर नहीं निकला, एप्स है मेरा, मजाक कर रहा हूँ, नहीं है। तो हमारा और आपका तालमेल मिलना और चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रामर भाषा और ग्रामर एक चीज़ होता है। भाषा बोलते वक्त साउंड प्रोड्यूस होगा। अब अंग्रेजी भाषा मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो जो अंग्रेजी भाषा है अल्फ़ाबेट या फिर लेटर, इनको दो हिस्सों में बांट दिया गया। पहला वावेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। वावेल को बोलते वक्त 20 तरह से साउंड प्रोड्यूस होगा, कॉन्सोनेंट्स को बोलते वक्त 24, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे सर? 44। ये केवीएस वगैरह में आता है, साउंड से रिलेटेड, टीचिंग वाले एग्जाम में काफ़ी ये पूछता है, तो मैंने सोचा कि यहाँ मैं इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूँ। अब इन्हीं लेटर को जुटा के आदमी बना लेता है क्या? मैं इसे मिटा दूं क्या? इन्हीं लेटर्स को आदमी जुटा के बना लेता है वर्ड। इस लेटर से क्या बना लेगा आदमी? वर्ड बना लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस लेटर से ए उठाया, आर उठाया और टी, और मैंने क्या बना दिया? आर्ट। और बहुत ही अच्छी बच्ची का एक चित्र बना दिया। इसी लेटर से मैं एक वर्ड उठाता हूं RAT, और मैंने क्या बना दिया? एक चूहा बना दिया। ठीक, तो लेटर यूनिट है, इसी यूनिट को जुटा के क्या बना दिया जाता है? वर्ड बना दिया जाता है। अब इन्हीं वर्ड को जुटा के हम इंग्लिश में बना लेते हैं क्या? फ्रेज। फ्रेज। और मेरा सवाल है आप लोगों से, व्हाट इज फ्रेज? इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। हाँ सर बताइए। विच कन्वे? नो, दिस कन्वे नॉट अ फुल्ली मैसेज। Phrase is a group of word without complete meaning. For an example, what's your good name? Gautam. And your? Panan? Manan. Gautam and Manan. So the definition of phrase is a group of word without complete meaning. And Manan and Gautam, अगर आप ध्यान से देखोगे, मनन और गौतम ये शब्दों के समूह तो हैं, लेकिन ये
पूरा पूरा मतलब कन्वे नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ गौतम और मनन, तो आप कहोगे क्या गौतम और मनन क्या पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो ये फुल्ली मैसेज नहीं देता है। ये शब्दों का समूह होता है, लेकिन ये पूरा पूरा मतलब क्या जो है कन्वे नहीं करता है। ठीक। फ्रेज के कितने टाइप होते हैं? देखो, इस क्लास का नाम, अगर हम आगे अगली क्लास में मिलेंगे तो मैं तकरीबन 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मैं यूपीएससी में एक पेपर होता है, प्री के बाद मेंस का पेपर होता है, मेंस में एक इंग्लिश कंपलसरी पेपर होता है, वो पेपर और इंटरनेशनल रिलेशंस मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, और कुछ एसएससी का जो कुछ टॉपिक होता है, एसएससी में जो इंग्लिश वाला डिपार्टमेंट होता है वो मैं पढ़ाता हूँ। तो इंग्लिश को लेके जिस तरीके से जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि जब मैं सबसे पहले इस दिल्ली में काम करना शुरू किया तो कंटेंट का काम मैं करता था। कंटेंट का मतलब ये हुआ, जो क्वेश्चंस पेपर आप देखते हो या मार्केट में जाके आप खरीदते हो, तो कंटेंट राइटर उसे लिखते हैं, किसी कोचिंग में देते हैं, कोचिंग वाला अपना नाम चिपकाता है और उसे बेचता है। तो अगर आप किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे तो जो टेस्ट सीरीज जो बनाए हुए होंगे वो कंटेंट राइटर होते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने काम शुरू किया था इस दिल्ली में अपने रोजी रोटी के लिए, वो कंटेंट के तौर पे काम शुरू किया था। तो मैं जानता हूँ कि क्वेश्चंस किस तरीके से और कहाँ से बनता है। आपको आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहूँ 99% चांस है कि जो अभी मैंने इसके पीछे पढ़ाया, 99% चांस है कि आपको वो नहीं पता होगा। 90 हो सकता है कि 1% में आप कहोगे नहीं सर वो सारी चीज़ें हमको पता थी। सवाल इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है ना कि आपको लगता है कि आपको आता है, लेकिन आपको नहीं आता है। कंपटीशन थोड़ा सा टफ होते जा रहा है। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक वाला टॉपिक है, और ये इस पे आपका कमांड होना चाहिए। फ्रेज के कितने टाइप होते हैं? हालांकि ये इंट्रोडक्शन है, मैं इसे पूछने वाला नहीं, मैं बस देख रहा था कि आपको याद है कि पढ़े जरूर होगे, भूले नहीं होगे, सॉरी भूल गए होगे। पहला होता है नाउन फ्रेज, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, और तीसरा एडवर्ब फ्रेज। व्हाट इज नाउन? देखो, फ्रेज तो होता है कि शब्दों का समूह जिसका पूरा पूरा मतलब नहीं है। व्हाट इज नाउन? मैं अभी थोड़ी देर में नाउन आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप उस तरीके से नाउन कभी नहीं पढ़े होगे। आर यू गेटिंग लेट? आर यू टायर्ड? बोर्ड? फीलिंग गुड? एक लंबी सांस लो, मुंह से छोड़ो, 2-3 बार करो, बॉडी अच्छी महसूस होगी। व्हाट इज नाउन? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, और क्या सर? ठीक। तो नाउन का मतलब मैं लिख दूंगा दिल्ली, नाउन है दिल्ली एंड मुंबई, और ये हो गया नाउन फ्रेज। शब्दों का समूह भी है लेकिन इसका पूरा पूरा मतलब नहीं है। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव टेल्स क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। आप सड़क पे आ रहे हो, किसी को देखा और आपने कहा ब्यूटीफुल एंड स्मूथ, पता नहीं क्या था, आपने देखा और बोल दिया ब्यूटीफुल एंड स्मूथ। जब आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। दिल्ली बहुत ब्यूटीफुल जगह है, मुंबई बहुत स्मूथ है, सड़कें बहुत स्मूथ हैं। तो इनकी क्वालिटी भी हो गई और ये पूरा पूरा मतलब भी कन्वे नहीं किया। फिर बारी आती है एडवर्ब की। व्हाट इज एडवर्ब? यहाँ से सवाल बहुत अच्छा बनता है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हुए हैं एडवर्ब से। व्हाट इज एडवर्ब? बाहर थोड़ी लिखा है, इधर से। इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, इन द इवनिंग, एटसेट्रा। एडवर्ब का काम होता है टाइम बताना, कब। ठीक। तो फ्रेज के 3 टाइप होते हैं। पहला हो गया नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। ओके। अब इन्हीं फ्रेज को जुटा जुटा के इन्हीं फ्रेज को जुटा जुटा के
हम बना लेते हैं क्या, सेंटेंस। क्या होता है सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस? किसी का कोई मैसेज है क्या? व्हाट इज सेंटेंस? जो लोग लाइव देख रहे हैं वो भी आप मैसेज टाइप कर सकते हो कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस बताइए क्या होता है। यसु, अक्षत, सना, रिदम, रिदम ही है ना, रिदम, अनुश्री, निष्ठा, यश, मयंक, हिमानी। बताइए व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? 10 सेकंड में। आप बता सकते हो। What a beautiful answer given by Mr. Manan. Thank you very much. क्या आंसर आया? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट इटसेल्फ। हाँ, बहुत अच्छा जवाब था इनका। क्या नाम है इनका? सना का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सना, वेरी गुड। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से किताबी लैंग्वेज में आपने इसका क्या दिया डेफिनेशन। और क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे अ मीनिंग। वेरी गुड। ग्रुप ऑफ वर्ड विच कन्वे अ मीनिंग, विच कन्वे अ मीनिंग। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड विच कन्वे अ मीनिंग। ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सेंटेंस जो होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस का डेफिनेशन है कि सेंटेंस वो होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का समूह जो पूरा पूरा आपको दे। दूसरा चीज सेंटेंस के अंदर जो होगा ही होगा, जिसे बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, क्योंकि एक आया हुआ है कमेंट, उन्होंने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट कंप्लीट इटसेल्फ, और दूसरा था ग्रुप ऑफ वर्ड विच कन्वे अ मीनिंग। शब्दों का समूह जो मतलब दे। अब मान लो शब्दों का समूह होगा, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ। ये क्या है? शब्दों का समूह भी है और मतलब भी कैरी कर रहा है, लेकिन इसमें आप ध्यान दोगे तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड नहीं है। जो मैं कहना चाहता हूँ वो नहीं, उसका मतलब नहीं निकला, मतलब बदल गया। तो एक सेंटेंस के अंदर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होना चाहिए। इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को किन्हीं किन्हीं किताबों में सिंटेक्स के नाम से आपको पढ़ाया जाता है। सिंटेक्स के नाम से पढ़ाया जाता है, या फिर कंकर्ड के नाम से पढ़ाया जाता है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से पढ़ाया जाता है, या फिर स्ट्रक्चर के नाम से पढ़ाया जाता है ना। और इन सब को एक साथ मिला जुला के बोला जाता है ढांचा। जैसे मेरा ढांचा, 2 हाथ पैर नाक आँख कान मुंह गला, मेरा जो ढांचा है ठीक है, आपका भी ढांचा ठीक है, तो सब, हाँ आपका भी ढांचा ठीक है। तो ढांचा जब ठीक रहता है तो आदमी समझता है कि हाँ भाई साहब। अब मान लो मैं आता, मेरे दोनों हाथ पीछे होते, एक पैर पेट पे होता और एक पैर मेरा सर पे होता, और मैं ऐसे घूमते हुए आता, तो तुम यहाँ कोई बैठता यहाँ? कहते हम नहीं पढ़ेंगे, हमको COET नहीं करना है, लेकिन भाई साहब हमको इस आदमी से नहीं पढ़ना है ना। तो स्ट्रक्चर, ढांचा, कंकर्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। अब एक सेंटेंस का ढांचा कैसे होता है? धन्यवाद सर, धन्यवाद।
ये चीज़ अगर आप सीख गए तो आप 50% जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है और कॉमन एरर वाला चीज़ है, आप मतलब आप उससे पार हो जाओगे। क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस आपको, अगर हम आगे मिलते हैं, जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा तो ग्रामर वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं अभी यहाँ एक ऐसी चीज़ बोलने वाला हूँ, हालांकि आप लिख नहीं रहे हो, कोई बात नहीं, हालांकि ये रिकॉर्ड हो रहा होगा। एक सेंटेंस का जो ढांचा होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के जगह पे या तो आपको नाउन देखने को मिलता है, या प्रोनाउन देखने को मिलता है, या फिर नाउन नहीं होता है लेकिन नाउन के जैसा काम करता है और उसे बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। सब्जेक्ट के जगह पे या तो आपको नाउन देखने को मिलेगा, या प्रोनाउन, या फिर नाउन इक्विवेलेंट। वर्ब के जगह पे या तो आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा, या फिर आपको मेन वर्ब देखने को मिलेगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको हेल्पिंग वर्ब के जगह पे देखने को मिलती हैं। ठीक, फिर आपको मेन वर्ब की जगह पे कोई भी एक्शन वर्ड, उस वर्ड में आपको ऐसा महसूस हो कि इसमें कोई एक्शन हुआ है, एक्टिविटी हुई है, उसे आप मेन वर्ब बोलते हो। और इसके 5 फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड, वर्ब का फोर्थ और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। मैं आपको फिफ्थ फॉर्म तक चीज़ों को पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ड है गो, फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, गोइंग फोर्थ फॉर्म और गोज फिफ्थ फॉर्म। इस तरीके से 5 फॉर्म आपको वर्ब के जगह पे देखने को मिलता है। ऑब्जेक्ट के जगह पे आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेगा, या तो नाउन, या प्रोनाउन, या फिर एडवर्ब। ऑब्जेक्ट के जगह पे ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, या तो नाउन, या प्रोनाउन, या एडवर्ब। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे तो अब आपको समझ में आएगा कि 2 चीज़ें कॉमन हैं। बस यहाँ पे नाउन इक्विवेलेंट है और यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है ना। ठीक, तो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये बात हमेशा याद रहे कि सब्जेक्ट के जगह पे या तो नाउन, या प्रोनाउन, या फिर नाउन इक्विवेलेंट होता है। वर्ब के जगह पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या होगा? इसके बीच में ही जब आप लंबे लंबे आर्टिकल पढ़ते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, तो ऐसा थोड़ी होता है कि खाली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही होता है। वो तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं सब और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इनके बीच में आपको प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, यहाँ भी प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, इनके बीच में तो सेंटेंस लंबे बने चले जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। ठीक, अब जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पे नाउन, प्रोनाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट। हम चीज़ों को अब नाउन से पढ़ना शुरू करेंगे और मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, उस क्वेश्चंस को आपको ठीक करना है। ठीक, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होगे। देखते हो? हाँ हाँ, नहीं देखते हो? अच्छा, वो मुझ पे छोड़ दो। ठीक, अगर हम मिलते हैं आपसे, अगर अगली क्लास हमारी लगती है, मैं और आप लोग इस जगह मिलते हैं, तो वो चीज़ आप मुझ पे छोड़ देना। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, हालांकि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के दिखाता हूँ, आपको फाइंड आउट करना होगा कि इसमें क्या गड़बड़ी है ना। फिर मैं नाउन से चीज़ों को कंटिन्यू कर दूंगा। गौतम, समझ में आ रहा है दोस्त? हाँ, डाउट अगर हो तो पूछ लेना। मनन, हालांकि देखो मुझे नाम याद करने में दिक्कत होता है, लेकिन 2 लोगों का नाम याद हो गया। आपका नाम क्या है सर? योग, युग, आप? दीपांशु। ठीक है, वेरी गुड। तो दीपांशु, शुरुआत आपसे।
आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। इसमें मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है, इनमें नाम की जगह पे बदलाव किया है, लेकिन टाइप यही है, CUET वाला ही टाइप है। हैं लाइव बच्चे की भाग गए। वॉकिंग है वो, वॉकिंग। चेयर्स। बहुत एहतियात से पढ़िए, 5 क्वेश्चन। अगर आप इसका 3 सही जवाब देते हो तो मैं ये मान लूँगा कि आपको CUET में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, बस 3 अगर सही कर दिए तो। जो लोग लाइव देख रहे हैं वो भी जवाब दे सकते हैं। निष्ठा ने एक डेफिनेशन लिखा है सेंटेंस के रिगार्डिंग, और वो बहुत ही अच्छा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस अ सेंटेंस, अ क्वेश्चन एटसेट्रा। वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, चैट जीपीटी से नहीं पूछना है, वो चैट जीपीटी भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा। देख लो, चैट जीपीटी भी इसका सही जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बनाया हूं। आई सॉ सीनरीज ऑफ शिमला। सीनरी। ठीक। गौतम ने कहा कि ये सीनरीज नहीं होगा, ये होगा सीनरी, क्योंकि सीनरी जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। कैसे, वो नाउन पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। पहला जवाब सही दिया गया। ठीक। और तो हाँ, गौतम के बाद मैंने लिखा इज आर। क्या होगा, इज लगेगा कि आर लगेगा? वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू गौतम, आई एम प्राउड ऑफ यू। और सर, अरे निष्ठा, यस, अनुश्री, रिदम, सना, अक्षत, यस, मयंक, प्लीज इसका जवाब दीजिए। हिमानी, ये 5 क्वेश्चन है, 5 में क्या गड़बड़ी है, यू हैव टू फाइंड आउट। ये कॉमन एरर 1 2 3, हाँ 4 ही है। क्या नाम है आपका?
ठीक है वैसे। हम्म। बस छोड़ रहा हूँ बस मैं आप लोगों को। एक्चुअली द थिंग वाज दैट कि मैं इस साइड कभी आया नहीं और मुझे ये जगह ढूंढने में थोड़ा सा देर हो गया, तो इसके लिए आई सिंसियरली अपोलोजाइज। क्योंकि अगली बार से अगर मुझे आना हुआ तो मुझे मेट्रो स्टेशन के बाहर घूमना नहीं पड़ेगा। मैं जीटीबी नगर से आया हूँ। मुखर्जी नगर नाम सुना है? हाँ, वहीं पे मैं पढ़ाता हूँ। एक आईएएस के कोचिंग में इंग्लिश कंपलसरी पेपर और इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आप लोगों का जवाब थोड़ा सा गड़बड़ था और इन लोगों ने कोई जवाब दिया ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ऐसे इंट्रोडक्शन टाइप का था, तो बिना पढ़ाए पूछना अच्छी बात नहीं है, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चंस बनेगा ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब पहला, ये जो सीनरीज था इसका प्लूरल नहीं होगा, ये सिंगुलर ही रहेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। पहला सही हो गया। गौतम स्टूडेंट्स हैं एक बहुत ही प्यारे, इन्होंने इसका सही जवाब दिया। नहीं, मतलब बहुत सारे लोग हैं लेकिन गौतम के द्वारा जवाब दिया गया। ठीक, तो पहले का जवाब गौतम ने दिया, बाकी 3 लोग कहें हम नहीं देंगे। हाँ, दूसरा जो है लिखा है, ध्यान दीजिए, सिंसियर स्टूडेंट्स, ठीक, लाइक यू ही शुड स्टडी रेगुलरली। सिंसियर स्टूडेंट्स, तुम्हारे और उसके जैसे को चाहिए कि डेली बेसिस पे क्या करे, पढ़ाई करे। यहाँ पे एक वर्ड है लाइक। अब एहतियात बरतिए कि कोई भी वर्ड, देखो मैं फंक्शनल ग्रामर पढ़ाऊंगा सर, मैं ऐसे नहीं कि मैं घूम के आया ग्रामर पढ़ा के मैं चला गया। मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर आप उतना कर लोगे और जो मैं नोट्स यहाँ दूंगा और जो आपको में बट जाएगा उतना पढ़ लोगे, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आई प्रॉमिस। ठीक, यहाँ एक वर्ड है लाइक। लाइक लाइक का इस्तेमाल 2 तरीकों से होता है, एक वर्ब के तौर पे, एक वर्ब के तौर पे और एक प्रीपोजिशन के तौर पे। लाइक का इस्तेमाल 2 तरीकों से होगा, एक वर्ब के तौर पे, एक प्रीपोजिशन के तौर पे। अगर वर्ब के तौर पे लाइक का इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब हो जाता है पसंद करना या चुनना। एग्जाम्पल के तौर पे, आई लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट पसंद करता हूं। आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, है ना। दूसरा, अगर लाइक का इस्तेमाल हम प्रीपोजिशन के तौर पे करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा के तरह या फिर के जैसा, के तरह या फिर के जैसा। एंड the question is that from my side you have to find out whether the like is here using as a verb or preposition। आपने मुझे बताना है preposition के जैसे इस्तेमाल हुआ है। तो सिंसियर स्टूडेंट, तुम्हारे जैसे, तुम्हारे तरह और उसके तरह को चाहिए कि डेली बेसिस पे पढ़ाई करे। तो यहाँ पे जो लाइक का इस्तेमाल हुआ है प्रीपोजिशन के तौर पे, आपने इतना बता दिया तो अगली बात मुझे पढ़ाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना अगर आपको आता है तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। प्रीपोजिशन के बाद रूल के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ये कैमरे में आता है ये हिस्सा। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन के कुछ टाइप में पर्सनल प्रोनाउन होता है जिसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे आता है। ये सब्जेक्टिव केस होता है। इसका पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई का पॉजेसिव केस होता है माई। ये शर्ट किसकी है? मेरी शर्ट है। तो ये इस आई का, इमरान के आई का पॉजेशन क्या हुआ? माई। और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा मी, आई, माई, मी। इसी तरीके से वहां पे लिखा है ही का होगा हीज और हिम। और आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसका इस्तेमाल होगा? ऑब्जेक्टिव केस का।
तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। तो यहां पे ये गड़बड़ी थी। ओके, सिंसियर स्टूडेंट लाइक यू एंड हिम शुड स्टडी रेगुलरली। अगला है नो कमेंट्स फ्रॉम माय साइड। मान लो कोई घटना घटी, व्हाट्स योर व्यू, तो कई लोग कहते हैं नो कमेंट्स। तो कभी भी अगर आपको सेंटेंस के शुरुआत में नो दिख जाए, नो दिख जाए और इसके बाद अगर कोई वर्ड हो तो आप उसे प्लूरल नहीं रखोगे। ठीक, जब खत्म तो उसमें उसमें क्या ही बढ़ाओगे, तो यहां पे एस नहीं लगेगा, नो कमेंट फ्रॉम माय साइड। समझ में आया? अगला है गौतम इज आर कवरिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम बाइक एंड सम फ्रॉम वॉकिंग। आपने कहा कि सर गौतम एक ही है, गौतम के साथ इज का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, ये जो क्वेश्चन बना हुआ है ये बना हुआ है कलेक्टिव नाउन से। कलेक्टिव नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल से परे होता है। ये बात चौथे और पांचवें में आपको समझनी चाहिए थी। गौतम नाम का एक लड़का है, ये भाई साहब का ये है कि ये कहीं जा रहे हैं, कुछ जो डिस्टेंस है गौतम ने बाइक से कवर किया और कुछ पैदल। ठीक, अब ये क्या है, ये बट गया, डिवाइडेड सेंस में इसका मतलब आ रहा है। तो इस डिवाइडेड सेंस की वजह से क्या हो गया, आर का इस्तेमाल होगा, इज का इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरीके से ठीक है, लेकिन यहां पे डिवाइडेड सेंस में आपने इसको देखा है, अभी आप समझ जाओगे। यहां पे क्या था, 25 रुपीज, 25 रुपया। अब आपको लगेगा 1 रुपया सिंगुलर, 2 रुपया प्लूरल, 4 रुपया प्लूरल, तो 25 रुपया भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। 25 रुपया इज आर। अब आपका सवाल यह है कि इज लगेगा कि आर लगेगा। इज आर इन माई पॉकेट। हाँ, इज क्यों लगेगा, 25 रुपये तुम्हारे पॉकेट में है। हाँ, अब मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूं, 2000 इज आर इन माई पॉकेट्स। 2000 rupees is are in my pockets. 2000 rupees is in my pocket. देखो, यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ये किसी आदमी का पैकेट है, पैंट है, एक जेब यहां होता है, एक यहां, इसके पीछे भी होता है, 6 पॉकेट होगा तो यहां भी एक होगा। अगर ये कहा गया कि 2000 रुपीज इज आर इन माई पॉकेट्स, तो जो 2000 रुपए है, 500 हो सकता है यहां हो, 500 हो सकता है यहां हो, 500 हो सकता है यहां हो, 500 हो सकता है यहां हो। वो जो पैसा है अब डिवाइडेड सेंस में है, कुछ भी हो। मैं कह रहा हूं कि 1 रुपया एक जेब में है और 1999 रुपया दूसरी जेब में। क्या, अरे इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मोबाइल में जो चेक करोगे गड़बड़ होगा। ये जो पॉकेट्स हो जाने की वजह से इसका जो सेंस निकल रहा है वो डिवाइडेड सेंस में निकलेगा, और डिवाइडेड सेंस में होने की वजह से जो आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करोगे वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, इस वजह से आर होगा। यहां पे पॉकेट था, ठीक, इज। एक मुझे बात बताओ, ये एक नोट है, एक नोट है, 200 रुपए का नोट होता है। ठीक, अब मैं ये कहूं कि ये 200 रुपया सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्यों सिंगुलर है? एक ही नोट है ना? ठीक है, अब 25 का नोट नहीं होता है, सही बात है, 25 का नोट नहीं होता है, लेकिन सवाल कहां है, 25 रुपया है कहां? ठीक, एक जेब में है। तो
इस वजह से उसके साथ आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। और जैसे पॉकेट्स लग जाएगा उसे, यही सारी देखो, यही चीज सीखने के लिए आप यहाँ बैठे हो, यही चीज। क्योंकि दिमाग ये कहेगा कि ना 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 ये क्या हो रहा है, अरे यार बचपन में ये बताया गया था वन मतलब सिंगुलर, और जैसे ही 1.0001 भी आप लगा दिए मास्टर साहब तो ये प्लूरल हो जाएगा, ऐसे ही दिमाग। लेकिन जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो तो इसको 2 लेवल में आपको पढ़ना पड़ता है। मैं आपसे एक बात बोलूँगा, जैसे ही हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ाई शुरू करेंगे कि कुछ भी चीज़ जब पढ़ रहे हो तो आप उसका सेंस पता करो कि वो कहना क्या चाहता है। बिना सेंस के आप उसका मतलब नहीं निकाल पाओगे, दिमाग कुछ और कहेगा और रूल कुछ और कहेगा। अभी के लिए इसीलिए मैंने आते ही सबसे पहली बात ये बोली है कि आप अब जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो कंपटीशन है, एकेडमिक लेवल का नहीं है। एकेडमिक के लिहाज से मास्टर साहब 25 रुपए का नोट कहाँ होता है, कंपटीशन में किस तरीके से क्वेश्चन आपको बना के देगा। तो यही सारी चीज़ आपको सीखना है। जब मैं आपको नाउन पढ़ाना शुरू करूंगा और जब कलेक्टिव नाउन आएगा तो ये जो 3 क्वेश्चन है 4, 5 और 6 आपको समझ में आएगा कि सर गौतम तो एक ही था, आपने यार का इस्तेमाल क्यों कर दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। इज देयर एनी डाउट, किसी का कोई कॉमेंट है? ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। जैसा भी आप लोगों को लगे आप बता सकते हो। कोई डाउट? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर।